जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल आंदोलन के 8वें दिन। तो 7 दिन हमारे हो चुके हैं, एक सप्ताह पूरे हो चुके हैं। अब हम 8वें दिन पर आ चुके हैं और हम डिजिटल आंदोलन के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ अन्य भर्तियों का सिलसिला कब शुरू होगा। तो जैसा कि हमने जब शुरू किया था तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50-60 हज़ार के करीब यूपी पुलिस के जवानों की भर्ती की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ आएँ। अगर पुलिस विभाग में आ रही है तो शिक्षक विभाग में भी आनी निश्चित है। तो इसी कड़ी में अब हम कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ाना सीखते चलेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहे। तो आज हम बात करेंगे कि ऋग्वेद क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैक्स मूलर के अनुसार अगर हम जानेंगे तो ऋग्वेद की रचना 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं या सूत्र हैं। प्रत्येक सूक्त में उस ऋषि का नाम तथा गोत्र है जो उस सूत्र का रचयिता है। फिर उस देवता का नाम है जिसकी स्तुति की गई है। यह ग्रंथ राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध पर प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ से पूर्व वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ को ऋग्वेद संहिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ऋग्वेद क्या होता है। अब जानेंगे कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद ग्रंथ भारतीय दर्शन के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें ज्ञान, चिंतन एवं मनन की प्रधानता है। इनमें सृष्टि और जीवन से संबंधित अनेक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की गई है और आत्मा व परमात्मा के विषय में जानकारी कराते हुए कर्म, मोक्ष और माया आदि के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। और आत्मा व परमात्मा के विषय में जानकारी कराते हुए कर्म, मोक्ष और माया आदि के सिद्धांतों पर प्रकाश डाले गए हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग 100 से अधिक मानी जाती है। उपलब्ध उपनिषदों की अगर हम बात जानेंगे तो ईशावास उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कठ उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे तमाम उपनिषद जो हैं कि हमारे पास उपलब्ध हैं। उपनिषद साहित्य के आधार पर प्राचीन भारतीयों के धार्मिक और दार्शनिक जीवन का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों में ऐतिहासिकता की दृष्टि से परस्पर विरोधी, अवैज्ञानिक तथा अतिरंजित कथ्य हैं, परंतु इनकी तर्कशीलता, विचार क्षमता तथा विषयानुभूति अद्वितीय है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ऋग्वेद क्या होते हैं और उपनिषद क्या होते हैं। अगर और चीज़ों को हम जानकारी लेना चाहिए कि भारतीय इतिहास लेखन में बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी क्या मिलती है, तो भारतीय इतिहास लेखन में बौद्ध साहित्य से विपुल जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। त्रिपिटक ग्रंथों से महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध धर्म के संगठन व सिद्धांतों का पता चलता है। जातक कथाओं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक और आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य ग्रंथ तत्कालीन राजनीतिक दशा तथा बौद्ध धर्म के विस्तार पर प्रकाश डालते हैं। तो जो त्रिपिटक होते हैं बौद्ध ग्रंथ में, उसे सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों के नामों से जाना जाता है। अगर कुछ हम ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र हुआ, राजतरंगिणी हुई, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र क्या होता है। इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ने की थी। यह राजनीतिक, कूटनीति और शासन प्रबंध पर एक प्रामाणिक व उत्कृष्ट ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी इसी ग्रंथ के आधार पर प्राप्त हो सकती है। इस ग्रंथ को राजनीति की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं राजतरंगिणी के बारे में। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने की थी। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह प्राचीन काल की पुस्तकों में लिखी गई ऐसी प्रथम पुस्तक है जिसमें काल क्रम के अनुसार घटनाओं का विवरण दिया गया है। 12वीं शताब्दी में रचित इस पुस्तक में कनिष्क के काल की भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने जानी। अब जान लेते हैं कि कालिदास कौन है और कल्हड़ कौन है। कालिदास के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और दरबारी कवि थे।
इनकी गणना संस्कृत के महान साहित्यकारों एवं कवियों में होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम और मेघदूत इनके पुस्तकें हैं या इनकी रचनाएं हैं। कल्हड़ की बात करेंगे तो यह 11वीं शताब्दी में शासन करने वाले कश्मीर के राजा हर्ष के एक मंत्री के पुत्र थे। इनकी गणना प्राचीन काल के महान इतिहासकार के रूप में होती है। इन्होंने काव्यात्मक शैली पर आधारित संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। तो ये चीज़ें हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि हर्षचरित क्या है। तो हर्षचरित जो है, इस ग्रंथ के रचयिता सम्राट हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था और इस ग्रंथ में हर्षकालीन युग की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो सी यू की क्या है, अगर हम इसको जानेंगे कि सी यू की कौन है, तो यह चीनी यात्री वेनसांग का यात्रा विवरण, यानी कि जो चीनी यात्री भारत में वेनसांग आया था उसकी जो विवरण है, यात्रा विवरण है, उसे सी यू की के नाम से जानते हैं। वेनसांग ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा का सजीव वर्णन किया था। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली। सी यू की के बारे में जाना, हर्षचरित के बारे में जाना, कल्हड़ के बारे में जाना, कालिदास के बारे में जाना, राजतरंगिणी के बारे में जाना, अर्थशास्त्र के बारे में जाना, उपनिषद क्या होता है उसके बारे में जाना, बौद्ध साहित्य के बारे में जाना, ऋग्वेद के बारे में जाना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस आंदोलन के दौरान भी हमने ये चीज़ें सीखी और इसी प्रकार से अब हम इस आंदोलन के साथ साथ इसमें बदलाव करते रहेंगे और कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे और कोशिश करेंगे अब लेट नाइट वीडियो बनाने से ज़्यादा बेहतर थोड़ा दिन में ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो मोहन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।